बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से मुतल्लिक। आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं वन डायमेंशनल मोशन से क्या मुराद है। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप वन डायमेंशनल मोशन ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें आपने यूनी डायरेक्शनल या स्ट्रेट लाइन मोशन से मुतल्लिक बात की है। यूनी डायरेक्शनल या वन डायमेंशनल मोशन से क्या मुराद है कि एक ऑब्जेक्ट पार्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करे, या तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे या फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे, स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करे, तो इसको हम नाम देंगे वन डायमेंशनल मोशन का। जबकि आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन से मुराद टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है स्टूडेंट? के ऑब्जेक्ट एक्स के साथ साथ वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करे, ऑब्जेक्ट एक्स के साथ साथ वाई डायरेक्शन में भी अपनी पोजीशन को चेंज करे, मीन बोथ डायरेक्शंस के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट मूव करे, तो इसको हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, दी टू डायमेंशनल मोशन अंडर दी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या आप यूं कहें कि अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट के पास जो टू डायमेंशनल मोशन होगा या ऑब्जेक्ट जो टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करेगा, उसको हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। एंड द बॉडी एग्जीक्यूट्स दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, और वो ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा, उसके लिए हम प्रोजेक्टाइल की टर्म यूज करेंगे। एंड द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, और प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने वाला ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करेगा, उस पाथ फॉलोड को हम नाम देंगे ट्रेजेक्ट्री का। आइए डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद से हम इस टू डायमेंशनल मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, लेट्स सपोज कि आप एक मूविंग कार के अंदर बैठे हैं जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रही है, और उस कार के अंदर बैठे हुए आपके हाथ में एक टेनिस बॉल है, और आप उस टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड जो है ना वो प्रोजेक्ट कर देते हैं। आप देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम टी वो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद टेनिस बॉल दोबारा आपके हाथों में आती है, आप उसको कैच कर लेते हैं। एक टेनिस बॉल को आप वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं और सम टाइम टी के बाद उसको आप कैच कर रहे हैं, तो बॉल का ये जो मोशन है वो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन है। किस तरह से, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ मूविंग कार जो कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रही है, और यहाँ पे आप बैठे हैं और आप एक टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। देखें इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जिसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, अगर आप टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड यहाँ पे प्रोजेक्ट करें और सम टाइम टी के बाद आप इस नई पोजीशन बी के ऊपर होंगे, तो आप देखते हैं कि आप इस बी पोजीशन पे इस बॉल को कैच कर लेंगे। अगर यहाँ पे नोट किया जाए कि जब आपने इस बॉल को यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था, तो सम टाइम टी के बाद आप इस पोजीशन बी के ऊपर आ गए, तो टेनिस बॉल को तो ए पोजीशन के ऊपर गिरना चाहिए था, आप ए से बी के ऊपर आ गए, टेनिस बॉल कहीं पीछे जाके गिरेगी, आपकी कार से पीछे गिरेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। टेनिस बॉल अगेन आपके हाथों में आके गिरती है। तो होता क्या है, जब आप टेनिस बॉल को इस मूविंग कार के अंदर बैठ के प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो आप मूविंग कार के अंदर हैं, मूविंग कार के पास एक का एनर्जी है जिसको काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे, वो काइनेटिक एनर्जी आप में भी ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो चूंकि टेनिस बॉल को आपने पकड़ा हुआ है, तो टेनिस बॉल के पास भी वो काइनेटिक एनर्जी है। तो जब आप टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे, तो जिस स्पीड के साथ आप मूव कर रहे हैं, जिस स्पीड के साथ कार मूव कर रही है, उसी स्पीड के साथ टेनिस बॉल भी मूव करेगी, ड्यू टू इनर्शिया बोल दें इसको। तो टेनिस बॉल कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगी, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी, ये मैक्सिमम हाइट पे भी जाएगी, और यहाँ ए से बी तक ये कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगी। ये टेनिस बॉल टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करेगी, और आप इसको इस बी पॉइंट के ऊपर कैच कर लेंगे। तो एक्चुअली ये जो टेनिस बॉल ने इस तरह का पैराबोलिक पाथ फॉलो किया है, ये इसकी टू डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लोग
प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देंगे। यहाँ पे कोई ना कोई वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर हुआ है स्टूडेंट, यहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, और यहाँ पे कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर किया है इस टेनिस बॉल ने। तो इसने दोनों डायमेंशन के अलावा कोई ना कोई डिस्टेंस अपनी पोजीशन को चेंज किया, डिस्टेंस कवर किया है, तो इसकी इस मोशन को हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए चंद एक मज़ीद एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं। स्टूडेंट, कभी आपने नोट किया हो कि आप अर्थ सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर अगर जंप करते हैं तो आप सेम उसी पॉइंट के ऊपर ही लैंड क्यों करते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पॉइंट से जंप किया हो और लैंड किसी दूसरी जगह पे किया हो? देखें, आप लोग जानते हैं कि अर्थ ने एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्व करती है। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर जंप करता हूँ, अर्थ चूँकि अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, तो ये वाला पॉइंट आगे कहीं चला जाएगा, क्योंकि मैं अर्थ के कांटेक्ट में नहीं था तो मैं कहीं पीछे जाके लैंड करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी क्या लॉजिक है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते हैं अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है और अर्थ का जो स्पीड है वो राउंड अबाउट 464 मीटर पर सेकेंड है, जिसके साथ अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। अगर आप किसी इस पार्टिकुलर पॉइंट से अर्थ के ऊपर खड़े होकर जंप करते हैं तो 1 सेकंड के बाद ये वाला पॉइंट 464 मीटर जो है ना आगे कहीं शिफ्ट हो जाएगा। चूँकि जब आपने यहाँ से खड़े होकर जंप किया था आप अर्थ के कांटेक्ट में नहीं रहे, तो ये वाला पॉइंट 464 मीटर कहीं आगे चला जाएगा और आप 464 मीटर कहीं पीछे जाके जो है ना लैंड करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से जंप करते हैं तो आप सेम इसी पॉइंट पे ऊपर ही लैंड करेंगे। सपोज कर लें आप इस ए पॉइंट के ऊपर हैं, अर्थ ऐसे अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, तो जब आप यहाँ से जंप करेंगे, आप अर्थ के ऊपर थे तो अर्थ के पास कोई ना कोई मोशन था, तो वो मोशन इनहेरिएंट तौर पे आपके पास भी मौजूद है। तो अर्थ के साथ साथ ड्यू टू इनर्शिया आप भी मूव करेंगे, आप भी मैक्सिमम हाइट अटेन करेंगे, और हाइट अटेन करने के बाद आप दोबारा सेम यही पॉइंट के ऊपर आके यहाँ पे लैंड करेंगे। आप भी मूव कर रहे हैं, साथ साथ अर्थ का ये वाला पॉइंट ए भी मूव कर रहे हैं, तो आप सेम उसी ए पॉइंट के ऊपर लैंड करेंगे, क्योंकि अर्थ के साथ साथ आप भी मोशन में थे। आपने भी कुछ इस तरह का पाथ फॉलो किया है। आपने एक्स एक्सिस के साथ साथ आपने वाई एक्सिस में भी कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो एक्चुअली आपने भी 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म किया है। अगर आप एक पॉइंट से जंप करते हैं, अगर सेम उसी पॉइंट के ऊपर लैंड करते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता था कि अर्थ रिवॉल्व नहीं कर रही, लेकिन अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जिसकी वजह से दिन रात में और रात दिन में तब्दील हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या लॉजिक है, यहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन है कि आप जब किसी पार्टिकुलर पॉइंट से जंप करेंगे तो आप मूव कर रहे होंगे। एक्चुअली आप 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो अर्थ का वो पॉइंट भी मूव कर रहा होगा, आप भी मूव कर रहे होंगे। तो यही वजह है कि आप सम टाइम टी के बाद सेम उसी पॉइंट के ऊपर लैंड करेंगे जहां से आपने खड़े होके जंप परफॉर्म किया था। एक और कॉमन सी एग्जांपल ले लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। लेट्स सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये मेरे पास पॉइंटर है, अगर इसको मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टली फेंकता हूँ तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। देखिए, अभी मैंने इस पॉइंटर को यहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो इसका ग्राउंड से कोई ना कोई हाइट है, वर्टिकल डिस्टेंस है, और मैंने इसको इस तरह से थ्रो कर दिया। अब देखिए, मैंने इस तरह से इसको थ्रो किया है तो ये पॉइंटर वहाँ जाके गिर गया। अब इसने हॉरिजॉन्टली कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया है, मेरे से यहाँ पे 1 मीटर दूर जाके गिरी है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर है। और जब ये ग्राउंड पे है, पहले सम हाइट पे थी, इसने वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई डिस्टेंस कवर किया है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया है। तो एक्चुअली इसने एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन के अलॉन्ग मूवमेंट शो की है, तो इसने प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म की है। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे मेरे पास ये कोई बॉल है या मेरे पास कोई मैस है, इसके मैस को मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इसको मैं हॉरिजॉन्टली यहाँ पे फेंकता हूँ, प्रोजेक्ट करता हूँ। ये प्रोजेक्टाइल है और इसकी वेलोसिटी को मैं नाम दे रहा हूँ वी एक्स से, क्योंकि मैंने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगी और यहाँ पे आके ये लैंड कर जाएगी। देखिए, इस प्रोजेक्टाइल को मैंने इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है। अगर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी से मुतल्लिक बात करें
तो वो हमारे पास वी आई वाई होगी। चूँकि मैं इसको प्रोजेक्ट ही हॉरिजेंटली कर रहा हूँ तो इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल कितनी होगी, यस 0 के इक्वल होगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम टी इसके पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी भी होगी और इसके साथ ड्यू टू ग्रेविटी कोई ना कोई वर्टिकल वेलोसिटी भी इस्टेब्लिश हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी Vx और यहाँ पे ये इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी होगी। इसको Vf से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सपोज करें कि यहाँ पे हमारे पास एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया है, सिवाय ग्रेविटी के इस प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, तो इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है स्टूडेंट Vx से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कांस्टेंट होगी, हमेशा सेम रहेगी। तो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन आपने ये याद रखना है कि हमने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया है और प्रोजेक्टाइल पे सिवाय ग्रेविटी के कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। आपने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, चूँकि एयर को अगर निगलेक्ट कर दें तो इस पर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी सिवाय ग्रेविटी के, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी। और याद से इनिशियली इसको मैंने फेंका है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी इनिशियल 0 होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम टी इसका ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये टूवर्ड द अर्थ बेंड हो गया है, नीचे की जानिब आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, आफ्टर सम टाइम टी यहाँ पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कोई Vfy के इक्वल होगी। और अगर किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी को हम लोग फाइंड करें, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो वो कांस्टेंट होगी, वो Vx ही होगी क्योंकि ये कांस्टेंट रहनी है। यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx ही होगी, जबकि जो वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब इस केस में हम लोगों ने स्टूडेंट यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है इसके लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। देखिए आपने इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ये इसका कोई वर्टिकल डायरेक्शन में ये हाइट था जिसको आप y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, इसने यहाँ पे आके लैंड किया है, तो इस दौरान इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ये कोई डिस्टेंस कवर किया है। तो हम यहाँ पे इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। देखें इसका वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग इसकी वर्टिकल वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे। वर्टिकल वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कैसी है, कांस्टेंट है। सबसे पहले हम लोग इसका वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लिखते हैं s इज इक्वल टू vi t प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो देखिए यहाँ पे s किसके इक्वल होगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस के इक्वल होगा। हम लोग s को रिप्लेस कर देंगे किससे, y से। और vi क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, vi इनिशियल वेलोसिटी है। हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी, यस vi y होगी, ये वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगी। और ये यहाँ पे कितनी थी, यस ये 0 के इक्वल थी, तो इसको हम लोग यहाँ पे 0 के इक्वल लिखेंगे स्टूडेंट। और अगेन यहाँ पे a किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे फ्री फॉल यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया है, एक्सेलरेशन कितना होगा इसका एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव g के इक्वल होगा। ये वाली सब्स्टिट्यूशन आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा y इज इक्वल टू vi किसकी इक्वल है, vi y की इक्वल है, जिसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पे 0 पुट करें तो ये हो जाएगा सारा टर्म 0 प्लस 1/2, a की जगह पे g आ जाएगा, g इंटू t
टी स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका डिस्टेंस होगा 1/2 जी टी स्क्वायर। इस फार्मूले से हम इस प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डायरेक्शन में कवर्ड डिस्टेंस का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे जो कि कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। ये पुट करेंगे, चूंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो वेलोसिटी कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। तो इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें। ये हमारे पास s को रिप्लेस कर दें यहाँ पे x से, तो x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू vx इंटू टी। और इस फार्मूले से हम लोग इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें और इसको 2 का नाम दे दें। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल का एक्सप्रेशन हो गया। अब हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। इसको यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं एट अ पार्टिकुलर एंगल थीटा के ऊपर। इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो थीटा पे है। तो अब अगर हम इसको यहाँ से वी आई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करें तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह का पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर लैंड करेगा। तो देखिए जब आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मीन ये भी यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। और फुटबॉल का भी सेम केस है कि फुटबॉल को यहाँ से आपने किक किया है तो वो इस तरह से यहाँ पे प्रोजेक्ट होके इस किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे लैंड करेगा, उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इस केस में इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का भी नाम देंगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने सिंपल एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर दिया था, एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली थ्रो कर दिया था, उसमें कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं होता था। लेकिन अगर अर्थ सरफेस पे ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको किक करेंगे तो वो पार्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट होगा। डिफरेंट पॉइंट्स पे इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज क्या होंगी उनको अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम बात करें इसका इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, इसकी इस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में बनेगा स्टूडेंट, उसका वैल्यू हमारे पास इक्वल होगा वी आई साइन ऑफ थीटा के, आप लोग जानते हैं। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा इस इनिशियल वेलोसिटी का, उसको हम वी आई कॉज ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल वी आई एक्स इक्वल होगा वी आई कॉज ऑफ थीटा के इक्वल। इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का। सिमिलरली इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो इसको वी आई वाई से रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे वी आई साइन ऑफ थीटा से। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 4 का। ये इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज है रिस्पेक्टिवली। अगर हम किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे, जब प्रोजेक्टाइल किसी इस पॉइंट पे पहुंचा है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किधर होगी, वो इस तरफ होगी, और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी किधर होगी, इस तरफ होगी। तो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे ये हो जाएगी वी एफ ऑफ एक्स और ये हो जाएगी वी एफ ऑफ वाई। इनकी क्या वैल्यूज होगी उसको भी फाइंड कर सकते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या प्रोजेक्टाइल जो है वो कांस्टेंट होता है। तो इसकी जो फाइनल होगी वेलोसिटी हमारे पास वी एफ एक्स
फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी स्टूडेंट वो कितनी होगी, जितनी इनिशियल होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की कांस्टेंट रहती है, तो इनिशियल और फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी आई कॉस थीटा के इक्वल ही होगी। वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का कांस्टेंट नहीं रहता तो उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के। तो यहाँ पे वी एफ किससे रिप्लेस होगा, वी एफ रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास वी एफ वाई से, और यहाँ पे वी आई किसकी इक्वल होगा, वी आई, चूंकि वर्टिकल वेलोसिटी से हम लोग बात कर रहे हैं तो ये होगा वी आई वाई के इक्वल होगा, और ये किसकी इक्वल है, वी आई वाई, वी आई वाई इक्वल है वी आई साइन थीटा के। इसको लिख देंगे यहाँ पे वी आई साइन ऑफ थीटा। और प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्रोजेक्टाइल यहाँ पे, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ए वो किसकी इक्वल होगा, ए को हम लोग रिप्लेस कर देंगे क्योंकि अगेंस्ट दी ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल जा रहा है माइनस जी से, तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास वी एफ वाई इज इक्वल, वी आई के जगह पे आ जाएगा वी आई वाई, वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस ए टी था, क्योंकि माइनस जी की वजह से आया है, ये हो जाएगा जी टी। इस इक्वेशन को आप नाम दे देंगे 5 का, और ये एक्सप्रेशन है कि ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग किसी भी पॉइंट पे ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग इस पैराबोलिक पाथ के अलॉन्ग प्रोजेक्टाइल का जो है वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, आप इस फार्मूले से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट मैक्सिमम हाइट की, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो याद रखें इसके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल वी एफ एक्स या वी एक्स ही रहेगी, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है फाइनल प्रोजेक्टाइल की वो हमारे पास 0 के इक्वल होगी। मैक्सिमम हाइट पे जब प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मौजूद होगी जो कि कांस्टेंट है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी वहां पे 0 के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंचे, अगेन इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और वर्टिकल वेलोसिटी अब इसकी वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगी। ये इसकी वी एफ वाई होगी और ये इसका वी एक्स होगा, या वी आई एक्स लिख दें क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और सिमिलरली जस्ट बिफोर लैंडिंग जो है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स ही रहेगी और जो वी एफ वाई है वो उस वक्त मैक्सिमम होगी वी एफ वाई। ये यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि किन पॉइंट्स के ऊपर प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी मिनिमम या मैक्सिमम होता है। तो याद से जब आपने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट अ पॉइंट ऑफ लैंडिंग, प्रोजेक्टाइल के पास मैक्सिमम वेलोसिटी होता है और मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल के पास मिनिमम वेलोसिटी होता है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है जबकि सिर्फ वहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट मौजूद होता है। तो ये हमारे पास चंद बेसिक एस्पेक्ट्स थे। और अगर किसी भी पॉइंट पे, मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वेलोसिटीज को डिफरेंट पूछे तो आप इन फार्मूलाज की मदद से बता सकते हैं, लेकिन कॉमन किसी भी पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी अगर प्रोजेक्टाइल की पूछे तो वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे। नेट जो हमारे पास स्पीड होगी या टोटल वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल होगी वो किसकी इक्वल होगी, आप लोग इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्योंकि आपके पास दो कंपोनेंट हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का भी स्क्वायर ले लेंगे प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का भी स्क्वायर ले लेंगे, इनको ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा टोटल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट अक्रॉस इट्स ट्रेजेक्ट्री के। इसके ट्रेजेक्ट्री के क्रॉस किसी भी पॉइंट पे नेट वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास इसके इक्वल होगी। सिमिलरली अगर आप लोग एंगल फाइंड करना चाहें प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया था तो उसके लिए आप लोग tan का फार्मूला यूज़ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx। इस फार्मूले से आप लोग इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड कर सकेंगे। तो थीटा अगर यहाँ पे फाइंड करना चाहें तो थीटा किसकी इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू
tan इनवर्स Vy डिवाइडिंग बाय Vx। अब हम प्रोजेक्टाइल की हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के एक्सप्रेशंस फाइंड करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल से क्या मुराद है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम नाम देंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। देखिए यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, उसने ये वाला कोई पैराबोलिक पाथ फॉलो किया, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट इसका मैक्सिमम हाइट होगा। इसको हम h से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन अब हम फाइंड करेंगे। मैक्सिमम हाइट ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है वो तकरीबन ये बन रहा है, इसको h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को अब हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड कौन सी वेलोसिटी पे करता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तरह की वेलोसिटीज़ को हम डील कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आया ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा दूं तो ये ज़्यादा हाइट पे जाएगा, या वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा दूं ज़्यादा हाइट पे जाएगा। डेफिनेटली अगर इस बोर्ड मार्कर को वर्टिकल वेलोसिटी इसका ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा हाइट पे जाएगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर इसका ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में तो डिस्टेंस कवर नहीं करेगा ना ये ज़्यादा। तो यस, तो यहाँ पे हमने सीखा कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और इसके इस एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है स्टूडेंट, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल रहे हैं, तो जब प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, ऊपर की जाने फेंकेंगे, तो इसका एक्सेलरेशन अगेंस्ट दी ग्रेविटी होगा। एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस जी से, और इसका जो s है स्टूडेंट, s रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, इसको हाइट से रिप्रेजेंट कर दें क्योंकि वर्टिकली उसको प्रोजेक्ट करेंगे, ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल से रिप्लेस हो जाएगा। और vf फाइनल वेलोसिटी आप प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी होती है, 0। तो उसकी ये वर्टिकल वेलोसिटी जो है ये इसको लिखेंगे vfy के इक्वल होगी, और vfy मैक्सिमम हाइट पे कितनी होगी, 0 के इक्वल होगी। और इनिशियल वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी, यस vi इक्वल होगी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी के, vi के इक्वल होगी। और इसका एक्सप्रेशन आप लोग निकाल चुके हैं, vi इक्वल होती है vi साइन थीटा के इक्वल। तो इसको लिखें यहाँ पे, ये vi साइन थीटा से रिप्लेस होगी। ये सब्स्टिट्यूशन आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो ये हो जाएगा 2 a की जगह पे माइनस जी आएगा, इनटू s की जगह पे आप h को रिप्लेस करेंगे, इज इक्वल टू vf कितना है, 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस vi किसके इक्वल है, vi साइन थीटा के, ये हो जाएगा vi साइन ऑफ थीटा। vi का स्क्वायर था तो यहाँ पे इस सारे की पावर 2 ले लें, स्क्वायर ले लें। अब देखें ये -12 आ गया, माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपने h फाइंड करना है, 2g यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो h का फार्मूला हो जाएगा h हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय 2g। दिस इज अ एक्सप्रेशन, इसको इक्वेशन 6 का नाम दे दें, एंड दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ अ हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल का जो हाइट होगा आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं।
h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय 2g। अब अगर हम मैक्सिमम हाइट से मुतल्लिक बात करें कि प्रोजेक्टाइल का हाइट मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए देखें साइन स्क्वायर थीटा जब 1 के इक्वल होगा तो उस वक्त प्रोजेक्टाइल का हाइट जो है वो मैक्सिमम होगा। मीन थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? यस, थीटा अगर हमारे पास 90 डिग्री होता है, आप प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री इस तरह से प्रोजेक्टाइल करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड फेंक देते हैं, तो उस वक्त उसका जो हाइट होगा मैक्सिमम होगा। अगर साइन 90 की बात करें तो यहाँ पे 1 होगा, तो हाइट मैक्सिमम किस तरह से लिखी जाएगी? इस तरह से लिखी जाएगी HMAX max which is equal to VI square डिवाइडिंग बाय 2g। ये मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का एक्सप्रेशन होगा। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या मुराद है? द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन फ्लाइट, वो टाइम जिस दौरान प्रोजेक्टाइल फ्लाइट में रहता है। मीन आपने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है और जिस तरह से यहाँ पे पाथ फॉलो करते हुए यहाँ पे इसने लैंड किया है, तो वो टाइम मीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग है। इस दौरान यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये जो प्रोजेक्टाइल जितनी देर हवा में रहेगा, फ्लाइट में रहेगा, वो जो इसका टाइम टेकन होगा उसको हम नाम देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है? टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिपेंड करता है वर्टिकल वेलोसिटी पे। एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा दें, क्या वो ज़्यादा देर हवा में रहेगा, या एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा दें, वो ज़्यादा देर हवा में रहेगा। देखिए अगर वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट एक बार वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, मीन ज़्यादा देर हवा में रहेगा। मीन टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा और सम टाइम टी के बाद जो है ना थोड़े डिस्टेंस पे जाके लैंड कर जाएगा। तो ज़्यादा टाइम कब लगेगा? जब आप ऑब्जेक्ट का वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं। मीन टाइम ऑफ फ्लाइट भी वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और वर्टिकल वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट नहीं होता। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे अगेन मैक्सिमम हो जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। S इज इक्वल टू VI T प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। S यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस है। टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और वर्टिकल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल का होगा वो 0 के इक्वल होगा। देखें इस प्रोजेक्टाइल को हम वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है इसने उसी पॉइंट पे आके लैंड किया है। ऊपर जाते हुए इसका डिस्टेंस अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो नीचे आते हुए नेगेटिव। नेट कितना हो गया इसका? 0। इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो S की वैल्यू को हम यहाँ पे 0 से रिप्लेस कर देंगे। S इज इक्वल टू 0। जबकि VI किसकी इक्वल होगा? VI वर्टिकल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। इसको VIY से रिप्लेस करेंगे और VIY किसकी इक्वल होता है आप लोग निकाल चुके हैं, ये इक्वल होगा VI साइन थीटा के। और प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करें तो एक्सेलरेशन जो होगा वो किसकी इक्वल होगा? A इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। चूंकि ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर पुट करें, डिस्टेंस कवर्ड हो गया 0। VI किसके इक्वल हुआ? VI साइन ऑफ थीटा के इक्वल हुआ इनटू T, ये साथ में T आ रहा है, प्लस 1/2 A की जगह पे -G आएगा एंड T स्क्वायर। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू VI साइन थीटा इनटू T -1/2 GT स्क्वायर। ये माइनस बार आ गया। यहाँ इसको रीअरेंज करें, ये वाली टर्म यहाँ पे माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगी। इसको लिखेंगे 1/2
जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इनटू ये टी आ रहा है इसके साथ टी। अब टी स्क्वायर है, इधर टी है, दोनों इक्वेशन के साइड पे है ये टी, एक टी से कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1/2 जी इंटू टी विच इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, जी मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू हमारे पास होगी t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडिंग बाय जी। इसको नाम दे दें इक्वेशन 7 का, एंड दिस इज अ एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर आप मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहें, ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा। साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री होगी, साइन 91 हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम के इक्वल होगा, और इसको हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 2vi डिवाइडिंग बाय g। दिस इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से मुतल्लिक। अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड करेगी, इसको हम नाम देंगे रेंज का। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। ये प्रोजेक्टाइल का रेंज कहलाएगा। ये जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन रहा है स्टूडेंट, इसको रेंज देंगे। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये रेंज कहलाएगा। रेंज स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। तो यही वजह है कि हम यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस किसकी इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। चूँकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, दिस इज अ डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। एस को यहाँ पे स्टूडेंट रिप्लेस कर दें आप आर से, रेंज से, और हमारे पास वी एक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और ये आप लोग जानते हैं किसकी इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है वी आई कॉस थीटा के। इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करें, वी आई कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे टी क्या है, यस टी इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो प्रोजेक्टाइल का टाइम होगा, ये उसकी वैल्यू, और 2vi साइन थीटा डिवाइडिंग बाय जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये वाली सब्स्टिट्यूशन इस इक्वेशन में पुट करें, ऐसे रिप्लेस हो जाएगा आर से, आर इज इक्वल टू वी एक्स इक्वल है वी आई कॉस थीटा के, मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडिंग बाय जी। वी आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर। तो आर को लिख दें यहाँ पे वी आई स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय
जी। तो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा, मैट्रिक में आप पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं भी पढ़ा तो इसको याद कर लें, कॉस थीटा इज इक्वल टू, नीचे लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे, साइन 2 थीटा। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखें 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे हम साइन 2 थीटा लिख देते हैं, तो रेंज हमारे पास हो जाएगी प्रोजेक्टाइल की R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडिंग बाय जी। इसको इक्वेशन 8 से रिप्रेजेंट कर दें और ये हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का एक्सप्रेशन है। प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज का वैल्यू हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम मैक्सिमम रेंज से मुतल्लिक बात करें तो वो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो रेंज है R, इसको रिप्लेस कर देंगे R मैक्स से, मैक्सिमम रेंज से। और साइन 2 थीटा 1 के इक्वल कब होगा, देखें यहाँ पे साइन 2 थीटा है, 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, 45 डिग्री यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 45, 245 से मल्टीप्लाई होकर 90 हो जाएगा। साइन 90 आप लोग जानते हैं 1 के इक्वल हो जाएगा, साइन 90 1 के इक्वल हो जाएगा, और साइन 90 1 के इक्वल होगा तो रेंज किसकी इक्वल होगी, मैक्सिमम के इक्वल होगी। तो R हो जाएगा हमारे पास, इसकी सबस्क्रिप्ट में मैक्स लिख दें MAX, और ये इक्वल होगा वी आई स्क्वायर डिवाइडिंग बाय जी। तो ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक जिसमें हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन से मुतल्लिक बात की है।